This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे इज अवर स्टॉक मार्केट ओवर रेगुलेटेड क्वेश्चन मार्क. नाज़रीन, हमने देखा है कि पिछले दिनों बांग्लादेश में कुछ ऐसे रेगुलेशंस लाए गए जिसका मकसद ये था कि ब्लैक मनी जो स्टॉक मार्केट में जा रही है उसको चेक किया जाए. उसका नतीजा ये निकला कि विद इन अ मंथ और सो स्टॉक मार्केट फेल बाई 35% एंड देन इट क्लोज डाउन. इन्वेस्टर्स रोडों पे आ गए और एक हंगामा हो गया. पाकिस्तान के केस में हमने देखा कि 2010 जून में जो बजट आया उसमें कैपिटल गेन टैक्स का जिक्र आया और उसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट आस्ते आस्ते बिल्कुल ही बैठ गई. लोग भाग गए डर के मारे कि पता नहीं किस किस्म का टैक्स है ये, उससे इनके क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, टैक्स ऑफिसर उनसे क्या पूछेगा. और आस्ते आस्ते एक सोने की चिड़िया देने वाली जो मुर्गी थी तकरीबन ख़त्म हो गई. अब गवर्नमेंट को ख्याल आया है कि जी ये गलती हो गई, अब उसको रिवर्स करने की बात हो रही है. बातें हो रही हैं काफ़ी दिनों से, उसी की वजह से स्टॉक मार्केट इम्प्रूव भी हो गया. लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि एसआरओ जो आना था वो अभी तक नहीं आया. कब आएगा नहीं पता. इस दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, जो मुश्किलात आई, जो एक्सपेंडिंग ये एक सेक्टर था जो रुक गया, ये ऐसा क्यों हुआ, इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है मोहसिन ईदी साहब को, जो कि डायरेक्टर हैं अल्फ़ा ईदी सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के. मोहसिन साहब, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान की मैंने दो मिसाल इसलिए दी है कि नाज़रीन को समझने में आसानी हो कि इस तरह के रेगुलेशन से क्या इम्पैक्ट आ जाता है. कुछ विदाउट कंसल्टिंग द प्रॉपर पीपल, विदाउट नोइंग द होल बिजनेस के ये जो है ये कबूतर जैसी चीज़ है, ये इन्वेस्टर, उसको आपने ज़रा छेड़ा और वो ऐसा भागता है. आस्ते आस्ते अब उनको बुला के लाते हैं, एक गोली चलती है और वो भाग जाते हैं. यही हुआ बांग्लादेश में भी, यहाँ भी. तो मेरा आपसे सवाल ये है कि डू यू थिंक कि इन आवर केस वी आर ओवर रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट और वी आर अंडर रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट? देखिए जी, ओवर रेगुलेशन की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हमारे सामने एग्जांपल्स हैं. जितनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमी को रेगुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि हम अगर डेवलप्ड नेशंस में देखें तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म ऑलरेडी टैक्स नेट में आया हुआ है. और यही एफर्ट्स की जा रही हैं कि जितने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक जब पाकिस्तान IMF को अप्रोच करता है तो IMF वांट्स कि पाकिस्तान के पास ये चीज़ क्लियर हो कि कितनी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है. उसके जितने भी सेक्टर्स जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन करने की बात की जाती है. और सबसे पहले ऑलरेडी जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक्सचेंजेस वर्कआउट कर रही हैं, जिस तरह अभी कमोडिटी एक्सचेंज जो कि बहुत अभी इमर्जिंग फील्ड में है, उसको अभी काफ़ी टाइम लगेगा डेवलप होने में. आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड की, जितनी सिल्वर की, जितनी डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं उसकी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे लिस्टिंग होकर वहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला है और हमें होता हुआ नज़र भी आ रहा है. तो आगे जाके हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितनी हमारी एक्सचेंज मॉनिटर्ड चीज़ें हैं जो कंप्यूटराइज हो चुकी हैं उनको फोकस किया जाए और उनके थ्रू डॉक्यूमेंटेशन इम्प्लीमेंट की जाए. लेकिन मेन कंसर्न इस ये है कि इन्वेस्टर्स को भी अवेयरनेस दी जानी चाहिए. इन्वेस्टर्स फ्रेंडली मैकेनिज्म होना चाहिए. यही चीज़ हमारे लिए बैड इम्पैक्ट होती हुई नज़र आई, जो कि बहुत ही डेवलप हमारी होती हुई नज़र आ रही थी इकॉनमी. हमारी कैपिटल मार्केट, वन ऑफ द सिग्नल ऑफ इकॉनमी वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटिंग. और उसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी मार्केट काफ़ी हद तक डेवलप कर रही है. पाकिस्तान की एशिया की टॉप मार्केट्स में से भी पाकिस्तान का नाम आने लगा. उस वक्त पाकिस्तान की मार्केट आउट परफॉर्म कर रही थी. 2010 की बात कर रहे हैं? नहीं, बिफोर द कैपिटल, जब ये क्राइसिस बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ है 2008 के बाद जो क्राइसिस हुआ है उससे पहले की हम बात करते हैं अगर, तो जिस तरीके से मार्केट बूम होना स्टार्ट हुई है, पाकिस्तानी मार्केट में जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके रिटर्न्स काफ़ी अट्रैक्टिव थे. यील्ड हम देखें ओवरऑल रीजन वाइज अगर हम देखें तो पाकिस्तानी मार्केट्स की यील्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव रही. फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा बेहतर टूल साबित हुई है पाकिस्तानी मार्केट. तो ये सारी मार्केट्स, इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो इकॉनमी में जो भी रेगुलेशंस लाई जाती हैं वो एक्सचेंज के थ्रू ही लाई जाती हैं. हाँ, बट उसका मैकेनिज़्म में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेजेस में थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होना चाहिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें. इन्वेस्टर्स एटलीस्ट जो हैं हमारे पास वो रिटेन रहें और उसके साथ साथ हम इसके अंदर एडिशन लेके आएँ. तो हमने यही यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई थी कि जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स थे वो रिटेन नहीं हो सके. मोहसिन साहब, मैं बहुत साल बाहर रह के आ रहा हूँ. ये जो अभी आपका जो पेनिट्रेशन है इन द पॉपुलेशन, कहते हैं कि सिर्फ 8 लाख लोगों के पास शेयर्स के अकाउंट हैं. 18 करोड़ में से सिर्फ 8 लाख का होना तो नहायत ही शर्म की बात है. और हम ये कह सकते हैं कि ये मार्केट अभी डेवलप हुई ही नहीं है.
अगर आप किसी और मुल्क में जाके देखें तो आपको ऐसा बिल्कुल साफ नज़र आएगा कि अप टू 50-60% पॉपुलेशन का स्टॉक मार्केट में कुछ ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। एक नॉर्मल वेस्ट में या इवन जापान वगैरह में, इवन इंडिया में बड़ा इसका कल्चर हो गया कि जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं कि जी बुढ़ापा भी आना है, तो बचपन से नहीं 18 साल की उम्र से वो सेविंग शुरू करते हैं। एंड वन ऑफ द एवेन्यूज वेयर दे इन्वेस्ट इज स्टॉक मार्केट। तो यहाँ तो अवेयरनेस है ही नहीं, अभी तो ये मार्केट डेवलप होना शुरू ही हुई थी कि आप जैसी कंपनियों ने ब्रांचेस खोलना शुरू किए कि भाई हर इलाके में खोले, हर आदमी को स्टॉक एक्सचेंज आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो होते होते वो तो बंद हो गए सारे, बहुत सारे ब्रांचेस बंद हो गए। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जो चीज़ अभी बढ़नी चाहिए थे उसको अभी बढ़ने से पहले ही हमने उसको ज़बा कर दिया, एक तरह से देखा जाए। बिल्कुल वही बात है, हम स्ट्रेटजिकली प्लानिंग लेके नहीं चले हैं, ये हमारी वीकनेस हमें नज़र आती है। बिकॉज हम इन्वेस्टर को पहले रिटेन करें और फिर उसको और एडिशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके ताकि फर्दर प्रोसीडिंग्स हो। जो आप बात कर रहे हैं कि छोटे इन्वेस्टर्स किस तरीके से मार्केट में इन हो सकते हैं, हमने ऑलरेडी मार्केट विटनेस कर चुकी है कि जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती थी, हाँ, बहुत सारी छोटी कंपनीज जब भी लिस्टिंग हो रही लोग जा रही आते थी थे, लगाते तो थे, बहुत सारे लोग ये अप्रोच करते थे, बहुत सारे ब्रोकर्स को इनिशियल अप्रोच किया था। ऑफर ही जो है ना एक बहुत ही एंट्री पॉइंट होता है था पहले ज़माने में। बिल्कुल। जिसके बाद 5,000 उसने गया, अपने आईडी कार्ड दिखा के उसने वो शेयर ले लिया। बस वंस ही हैज़ द शेयर, उसको इन चीज़ों का अवेयरनेस शुरू हो जाता था। बिल्कुल, लेकिन उसने 500 शेयर ले लिए, अब उसको दिल चाहेगा कि यार इसको मैं 600 कर लूँ, 6,000 कर लूँ। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिफर करूँगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इन्वेस्टर में अवेयरनेस ये ज़रूर क्रिएट करते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द एवेन्यू जिस पे आप जाके अपनी इन्वेस्टमेंट्स पुट इन कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनका एटलीस्ट लिटरेसी लेवल क्या है, उनको पता होना चाहिए वो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यही चीज़ हमने सफ़र भी की है मार्केट्स के बेसिस के ऊपर कि अगर इन्वेस्टर को इस पे मैं आपसे डिफर ये करूँगा कि अगर आप वेस्ट जाएँ, वहाँ बिल्कुल ही जो एक प्लम्बर होगा, एक मैकेनिक होगा जिसको कुछ नहीं पता ये रेशियोज वेशियोज का, वो सिर्फ ये देखता है कि जी मुझे पेप्सी कोला में पैसा लगाना है, मुझे प्रॉक्टर गैम्बल में लगाना है, मुझे यूनिलीवर में लगाना है। उसको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है ना बिक रही है, वो रोज़ाना खुद भी खरीद रहा है, दूसरे भी खरीद रहे हैं। ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दी रेस्ट ऑफ द स्टोरी। और वो ज़्यादा नहीं, यहाँ जो लोग एक कॉन्सेप्ट है ना कि 1 करोड़ रुपया होगा तो हम स्टॉक मार्केट में जाएंगे, या 2 लाख 3 लाख का होगा तो अकाउंट खोलेंगे। आप लोगों ने तो मैं ख्याल में उसके भी बहुत नीचे ले आए हैं। आइडिया ये है कि आपको एक एक शेयर भी आप खरीदें। पीओएल का जैसे आज ही की हम बात करते हैं, पीओएल का रिजल्ट आया हाफ ईयर अर्निंग पर शेयर 26 रुपया, यानी साल भर का 52 की बात करें। कोई आदमी अभी कितने का चल रहा है पीओएल, 200 कुछ का चल रहा है, एक शेयर खरीद ले, ज़्यादा नहीं की बात कर रहा हूँ, 260 रुपये ही ना, 260 रुपये का एक शेयर आज खरीद ले तो उसको पीओएल में इंटरेस्ट हो गया। इसी को वो बढ़ाता जाए, 18 साल की उम्र से अगर ये शुरू करेगा अपना कंपेन प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर ओल्ड एज, तो इंशाल्लाह 50 साल की उम्र होते हो तो उसका 1000-2000 शेयर्स तो हो जाएंगे ना। दैट इज़ द कल्चर वी हैव टू इनकलकेट हियर। ये नहीं कि जुआरी आया कहीं से, इधर से बाप मर गया तो उसके पैसे लेकर आया, जुआ खेला चला गया, नहीं। ये एक सीरियस कारोबार है, एक बुढ़ापा सबको आना है, एक वेन्यू ऑफ योर सोर्स इज दिस। और यू डोंट इन्वेस्ट इन वन कंपनी, पीओएल पे लगा के बैठ के नहीं, कल पीओएल बैठ सकता है। आप 10, 20, 25, 100 का पोर्टफोलियो बनाए, थोड़ा थोड़ा सबका शेयर रखें। वही चीज़ इन्वेस्टर लाइक रोड शोज हमें कंडक्ट करने चाहिए, हमारे वर्कशॉप्स, इन्वेस्टर अवेयरनेस गाइडलाइंस, पूरी कैंपेन्स होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड का भी रोल यहाँ पे आ जाता है कि बहुत सारे यूनिट्स अगर परचेज करते हैं बिल्कुल वो तो कर लें, डेफिनेटली और आसान हो जाता है उसके लिए। जी, काफ़ी हद तक आसान हो जाता है, बिकॉज फिर म्यूचुअल फंड जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे होते हैं और उनके पास काफ़ी हद तक अवेयरनेस नॉर्मल कॉमन लेमन से ज़्यादा होती है, तो प्रोफेशनसी ज़्यादा वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक आम आदमी अपना भी एक आप लोगों से मशवरा करके एक आपको क्या इंटरेस्ट है उससे, आपको इंटरेस्ट है कि आपका कस्टमर लॉन्ग टर्म आपके साथ चले, अभी शुरू हुआ 20 साल तक करता रहे काम, छोटा छोटा काम भी करेगा तो उससे भी आपको रेवेन्यू ठीक ठाक जनरेट हो जाएगा। ना कि एक जुआरी आए, थोड़ा दिन खेले और उसके बाद गायब हो जाए, आपसे लड़के इन्वेस्टर्स को जाते जाते लड़के भी जाए, बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल, उससे अच्छा है कि एक लॉयल कस्टमर हो, आज उसने 20,000 से अकाउंट खोला, कल 20 करोड़ का भी आदमी बन सकता है। हुआ है, यूरोप में हमने देखा है, अमेरिका में देखा है कि एकदम ही मामूली लोग आए और जिनको कोई नहीं समझ रहा था कि ये क्या होगा, लेकिन आज वो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स, कि उन्होंने अपना माल बेचा ही नहीं कभी, खरीदते ही गए, जमा करते गए। थोड़ी सी उनको इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। हमारा इन्फॉर्मेशन मीडियम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, जैसे मार्केट फ्लरिश हुई है तो उसमें काफ़ी हद तक हमारे जैसे चैनल्स हैं, हम डिस्कशंस कर रहे हैं, रेट्स आ रहे हैं मार्केट में, सब कुछ है, तो पहले से तो इम्प्रूवमेंट आई है, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट। और आप लोग भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ब्रांचेस खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो
और ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई दिस इज़ नॉट ए जोक, दिस इज़ नॉट ए जुआ खाना, दिस इज़ ए रियल इकोनॉमी। आपका पैसा डायरेक्ट जाके बिजनेस, पीओएल का शेयर खरीदा तो पीओएल को मिला, पीओएल ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करेगा, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा, तो मुल्क का फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। डेफिनेट। तो आप ओवरऑल क्या कहेंगे कि ये जो 2010 में रेगुलेशन लाया गया, उसका मकसद तो गवर्नमेंट का जाहिर होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाए, मगर हुआ क्या एक्चुअली? आप बताएंगे कि ये रेगुलर आने से पहले क्या पोजीशन थी, इसके आने के बाद क्या हुई? एक्चुअली जब कैपिटल गेन टैक्स नहीं था उस वक्त डायरेक्ट टैक्सेशन थी, ट्रांजैक्शन के बेसिस के ऊपर टैक्सेस इंप्लीमेंट हो रहे थे। फॉर एग्जांपल एक कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर परचेज करता था तो परचेज के ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स, इससे सीवीटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, टोटल अमाउंट का, परचेज की टोटल अमाउंट के बेसिस के ऊपर अच्छा, टैक्स लगेगा। अगर 260 रुपए का शेयर है तो उसी का 1% 0.01%, 10 रुपए का शेयर है तो उसी हिसाब से देगा वो। फिर 0.01 को फिर 0.02% तक अच्छा, आगे थोड़ा बढ़ाया गया और सीवीटी इनिशियली इम्प्लीमेंट होता था। इसी के बाद अगर आप सेल करते हैं तो इसी तरीके से उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स इम्प्लीमेंट हो, जो अभी तक कायम है, विदहोल्डिंग टैक्स 0.01% ऑन सेल टोटल वैल्यू ऑफ द सेल अमाउंट। तो ये डायरेक्ट टैक्सेशन थी, उसके बेसिस के ऊपर रेवेन्यूज कलेक्ट होना स्टार्ट हुए थे और रेवेन्यू गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन यही थी कि इस मार्केट को बूस्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ लाया जाए, टर्नओवर होगा उतनी ज़्यादा कमाई, जी, जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतनी ही ट्रांजैक्शंस के बेसिस के ऊपर टैक्सेशंस कलेक्ट होंगे और गवर्नमेंट उससे रेवेन्यू अर्न करेगी। मेन पर्पस तो ये था इनिशियली। फिर जब आगे फर्दर प्रोसीड किया गया तो आगे ये भी बात की गई कि जब अर्निंग्स हो रही हैं इसी एक्सचेंज के थ्रू तो हमें इनकम के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, नॉट जस्ट ऑन द डायरेक्शन। तो ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं, ऑन टॉप ऑफ द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो नॉट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एलिमिनेट करके, मतलब सीवीटी हटाया गया। अच्छा, हटा के ये लगाया गया, सीवीटी हटाया गया, फिर गेन के ऊपर लगाया गया कि हम ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं लगाते, हम फिर गेन की तरफ मूव करते हैं कि जब मार्केट बढ़ रही है, फ्लरिश हो रही है, तो इससे जो गेन्स होते हैं लाइक इनकम टैक्स, इट्स अ सॉर्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आप गेन करते हैं उसको टैक्सेशन ब्रैकेट के अंदर लाया जाएगा। 1 लाख लगाया था, 1,10,000 हो गया तो उसका एक जी, परसेंटेज वो 10,000 के बेसिस के ऊपर, अब वो 10,000 भी उन्होंने ब्रैकेट में सेग्रीगेट किया। लाइक देयर वाज अ स्ट्रेटजी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। लॉन्ग टर्म को टैक्स ज़्यादा नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म को ज़्यादा करेंगे। तो 6 मंथ वाले में 6 मंथ, जी, 6 मंथ वाले की टैक्सेशन रेट वाज 10% एंड देन वी मूविंग फॉरवर्ड जिसकी 6 मंथ से ज़्यादा की होल्डिंग है अबाउट फॉर 1 ईयर में उसकी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑलमोस्ट 7% 8% के अराउंड थी, और जिसकी 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग है इट वाज एग्जेम्प्टेड। अच्छा, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो एग्जेम्प्टेड था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को एग्जेम्पशन दी गई। ये जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि पूरी दुनिया में ये नॉर्म है, कोई जो भी चीज़ नहीं है कि कोई आदमी अगर अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग कर रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड हो गया कम्प्लीटली उसमें। जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल, अगर आप पेंशन की फॉर्म में जा रहे हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं फॉर बैड डेज, फॉर फ्यूचर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करके चल रहे हैं, बच्चों के लिए आप सेव कर रहे हैं तो उसमें कोई टैक्सेशन, बिल्कुल, आप अपना पोर्टफोलियो जब बनाते हैं, बीइंग एन इन्वेस्टर, आप जब पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ तमाम रेशोज, तमाम एनालिसिस को जज करते हुए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स आपकी इतनी अच्छी होती है कि आप उसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली, ये चीज़ मैं बड़ा एम्फसाइज करना चाहता हूँ लोगों से कि आप शुरू से ही आप जैसे एक्सपर्ट से बैठ कर आप दिन रात ये काम करते हैं, आप कहें कि वसीम साहब आप मुझे 10 शेयर्स बता दें जो आप समझते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव हैं, डिविडेंड्स भी देते हैं या बोनस इश्यूज भी देते हैं, उसका एक पोर्टफोलियो बना लें। डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील एवरी डे। आप को मेरे ख्याल में 10 मिनट लगेंगे कि जी भाई ये है, आपको इससे ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है, आपको वही कमीशन मिलना है जो मिलना है, बन गया। अब वो अगले 20 साल तक, अमेरिका में मैंने ख़ास तौर से देखा है कि 18 साल की उम्र में बच्चे अपना माइंड मेक कर लेते हैं किस किस में लगाना है, तो बचपन से वो चीज़ें तो यूज़ कर रहे हैं ना। सेविंग्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे थोड़ा है कि जो भी सेविंग्स होती हैं तो वो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं वहाँ पे। खैर फंड्स वहाँ पे बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले करते हैं, बहुत मेजर उनका शेयर है उसमें। पेंशन फंड्स हैं, अपॉर्चुनिटी फंड है, वहाँ पे फंड्स की भी क्लासिफिकेशन काफ़ी है। वहाँ पेंशन पे और ओल्ड एज पे कितनी एम्फेसिस है, आप वहाँ की इंडस्ट्री जो है इसी पे चलती है, बिल्कुल, है ना, ये डे ट्रेडर के बेसिस पे नहीं चलती या जुआरियों के बेसिस पे नहीं चलती। फंड के पास भी इतना बड़ा पोर्टफोलियो होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप टोटल पॉपुलेशन की, हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है,
पाकिस्तान की पॉपुलेशन में बहुत सारे ऐसे हैं जो सेविंग्स करना भी चाहते हैं, तो उनको राइट रिसोर्सेज और राइट सोर्सेज अवेलेबल नहीं बिल्कुल, है, या उनको that इन्फॉर्मेशन is नहीं our है। challenge. जी जी, वो एक हमारे सामने एक चैलेंज है, वी नीड टू वर्क ऑन इट। और इसकी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम अगर हम रन करें और स्टॉक एक्सचेंजेस इसमें अपना रोल प्ले करें, म्यूचुअल फंड्स रोल प्ले करें, एक पूरा अम्ब्रेला क्रिएट किया जाए, तो इसमें उसमें टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर रही है ना। अब हर आदमी के पास इस तरह का मोबाइल है जिसपे वो रेट आपके ऑफिस में एक बीबी टीवी पे भी देख रहा है, आपके ऑफिस में भी लॉग इन करके देख सकता है। तो हमें पहुंचना है गांव-गांव। आजकल आपको पता है कि विलेजेस आर फ्लरिशिंग बिकॉज ऑफ गुड कमोडिटी प्राइसेस। गांव-गांव में जाके फॉर्म देना है, ओपन करना है अकाउंट की, वेब खोलो, आपकी जो भी सेविंग है उसको एक पोर्शन कम से कम, नॉट 100%, 30% ही का आप तय कर लेंगे जी, 25% 30% हम इसमें लगाएंगे। और आप एक नेशनल कंपनीज में लगा रहे हैं, एक स्टेबल कंपनीज में लगाए, 100 में अगर आप लगाएंगे, ठीक है, एक दो खराब भी चला जाएगा, लेकिन 98 तो बचेगा। आपका इन्वेस्टर बेस जब ब्रॉड होता है ना, हाँ, तो मार्केट की सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट आप यही समझ ले, एक पूरा पिलर है, पिलर बढ़ जाएगा। जितना आपका पिलर स्ट्रांग होगा उतनी ही मार्केट की अगर sustainability इंशाल्लाह आज न कल कभी न कभी, आप तो अभी बहुत यंग हैं, आप देखेंगे ये होगा कि ये 8 लाख से बढ़ के 8 करोड़ पे भी नंबर्स जाएंगे। और आप जैसे हाउसेस जो अभी थोड़े से क्लाइंट्स को लेके बैठे, बहुत ज़्यादा क्लाइंट को डील करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा भी डील करेंगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा। बिल्कुल। नंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, नॉट कि बड़े बड़े लोगों को ढूंढ के लाएं और बड़े पैसे, वो कोई भी कितना लाएगा, क्या कर लेगा, उससे कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए आपने जैसे कहा कि रोड शोज़, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी की उनको अवेयरनेस कि भाई आपको हम अभी डाउनलोड करके देते हैं, आप जब चाहो मेरा चेक कर लो अपने अकाउंट, ये वो SMS जो आजकल आप लोग भेजते हैं, ट्रांसपेरेंसी, उनको ये समझाना कि वी आर हमारे पास नेशनल क्लियरिंग अलग है, नेशनल प्रोसेसिंग अलग है। ये नहीं है कि सलमान मोहसिन साहब जो चाहे कर लें, नहीं, यू आर ऑल्सो अंडर सर्टेन टेक्नोलॉजिकल, CDC, नेशनल क्लियरिंग, ये सारे क्लियरिंग कंपनीज आपके हाथ में है नहीं ये चीज़ें ना, आपने बटन दबाया, काम तो कोई और कर रहा है जी। ये चीज़ों को हमें समझाना है। मुझे लेते हैं ब्रेक, नाज़रीन उठेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इज अवर स्टॉक मार्केट ओवर रेगुलेटेड क्वेश्चन मार्क। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन ईदी साहब। ईदी साहब से हमने तफसील में समझा है कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स 2010 में लागू किया गया, उससे फ़ायदे के बजाय गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, क्योंकि ये मार्केट बिल्कुल ही ठप होकर रह गई। उससे पहले मोहसिन साहब हमें ये समझा रहे हैं कि ट्रांजैक्शन पे जो है ना टैक्स हुआ करता था, 0.002% जब आप ख़रीदते थे, और जब आप बेचते थे तो विथ होल्डिंग टैक्स से किया जाता था 0.001% का। उससे जो टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट की थी वो बहुत अच्छी खासी थी, बिकॉज टर्नओवर बहुत ज़्यादा था। जब ये कैपिटल गेन का सिलसिला शुरू हुआ तो लोग इतने खाइफ हुए कि मार्केट छोड़ के ही भाग गए, और मार्केट हमने पिछले कुछ दिनों पहले तक देखा कि 2-2 करोड़ के सिर्फ ट्रांजैक्शन रह गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे हाउसेस बंद हो गए, बहुत सारे ब्रांचेस बंद हो गई, और जो इस मार्केट में अभी एक्सपेंशन इस सिलसिले में शुरू हुई थी वो रुक गई ऑन द ट्रैक। इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द SRO आ जाए, ताकि जो अभी भी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद कि ये हट जाएगा ही, आपने देखा कि मार्केट ने बहुत बड़ी एक अपसर्ज आई है। अब मैं मोहसिन साहब से इस पर बात करता हूँ। मोहसिन साहब, ये जो हम माशाल्लाह देख रहे हैं आजकल काफ़ी अच्छी मार्केट जा रही है, और ख़ासतौर से टर्नओवर बहुत हेल्दी हो गया। ये CGT के अलावा और क्या फैक्टर्स आप देखते हैं इसके पीछे? देखें, हम पहले भी ये बात करते आए हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में यील्ड काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तानी मार्केट में जितनी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके फंडामेंटल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड वर्जन में हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की भी हम बात करें तो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। मेन कंसर्न ये है कि इंटरनेशनली जो फिनोमेना हमने विटनेस किया है वो ऑब्वियसली अब इतना इनकरेजिंग नहीं है। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी हम पाकिस्तानी मार्केट की यील्ड में अट्रैक्शन
क्रिएट करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। मेन कंसर्न थोड़ा सा इकोनॉमिक करेंसी वाइज हम देखें तो स्टेबिलिटी का एक कंसर्न आ जाता है कि हम पाकिस्तान में डॉलर पैरिटी की बेसिस के ऊपर जो फ्लक्चुएशन है उसका थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। हमारी ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वेरी अट्रैक्टिव प्लेस टू इन्वेस्ट ऑन। उसकी हम बात करते हैं फर्दर कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जाके काम कर रहे हैं, जो अपना पैसा यहाँ भेज के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो काफ़ी हद तक मोटिवेटेड नज़र आते हैं, उनको भी और इनकरेज किया जा सकता है। ये फर्दर हम बात करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट्स की, तो बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी ऑयल कंपनीज़ हैं और डिफरेंट सेक्टर्स में हम अगर देखें तो उनकी यील्ड काफ़ी हद तक अच्छी हैं। आज जो पीओएल का आया है हाफ ईयरली रिजल्ट 26 रुपीज़ EPS, उसको आप कैसा देखते हैं? देखें, ऑयल कंपनीज हम ये तो ज़रूर सुनते आ रहे हैं कि सर्कुलर डेट के इशू फेस कर रही हैं, चाहे वो पावर सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, इसमें सर्कुलर डेट का इशू है। अगर सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व हो जाता है, जो हम ये भी बात होती हुई नज़र आ रही है कि PIB बॉन्ड्स के अगेंस्ट सर्कुलर डेट को पे ऑफ कर दिया जाएगा एंड इट विल बी सेटल डाउन। तो सर्कुलर डेट अगर फर्दर राइज नहीं होता है तो ऑयल कंपनीज के अंदर ह्यूज पोटेंशियल है। अच्छा, बिकॉज हम देखें ओवर पॉपुलेटेड है पाकिस्तान। हमने अभी भी बात की कि पाकिस्तान की पोटेंशियल मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की ऑलमोस्ट मोर देन 50% पॉपुलेशन इज़ यूथ, जो हम यूथ के क्राइटेरिया में लेते हैं। ये शादी करेंगे, ये बच्चे होंगे, घर चाहिए इनको, गाड़ी चाहिए इनको, जी बिल्कुल, हर चीज़ चाहिए। यूथ की नीड, बूढ़ा जो हो गया वो तो वो जाने वाला है, सिर्फ उसको मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल आप यूथ की नीड को असेस करें अगर, तो हमने देखें सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने टेलीकॉम सेक्टर। जितने यूथ की नंबर ऑफ पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, अब हर एक के पास मोबाइल है, सिम्स हैं, पैकेजेस आप देखें, टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ देखें, सारी की सारी ग्रोथ यहीं पे हमें नज़र आती है। प्लस आप एजुकेशन सेक्टर में देखें तो बहुत सारी पॉपुलेशन अब हमारी एजुकेशन की तरफ मूव ऑन हो रही है, तो एजुकेशन सेक्टर भी फ्लरिश हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। मलेशिया की अगर हम एग्जांपल लें तो जिनकी यूथ काफ़ी हद तक ओवर पॉपुलेटेड होने वाली थी, उन्होंने ऑलरेडी इससे पहले 10-20 साल पहले से प्लानिंग कर ली थी। हमारी पॉपुलेशन जब इतनी ग्रो हो रही है यूथ के लिए, हमारी जॉब क्रिएशन अभी से इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम यूथ को पढ़ा लिखा के उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी विद इन द कंट्री दें, ताकि विद इन द कंट्री दें। ये बड़ी विद इन द कंट्री अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। सब आपको मैं बताऊं कि जब मैं पहली दफ़ा 1980 में गया हूँ बाहर, बहुत बड़ी तादाद में मलेशियंस बाहर हुआ करते थे। कोरियंस की बहुत बड़ी तादाद थी। वो फौजी जो उन्होंने फारिग हो गए थे उनके जंग के ख़त्म होने के बाद, जब अमेरिका ने उनको प्रोटेक्शन दे दिया, उन्होंने 2-3 लाख फौजियों को लीबिया से लेके अबू धाबी तक रोड बनाने के लिए भेज दिया था। लेकिन ये लोग आए, इन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए और जाके अपने मुल्क में लगाया और वहाँ बैठ गए खुद, उनको फिर बाहर आने की ज़रूरत नहीं रही। बिल्कुल। और जो जिस दौर का आप बात कर रहे हैं वो दौर में ऑलरेडी वो जा चुके थे। महातिर साहब ने उनको सही तरीके से चैनलाइज किया और अब आज एक भी मलेशियन बाहर आपको एज ए वर्कर तो नजर नहीं आएगा। बिल्कुल, मलेशियन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नजर आ सकता है। सेम इज ट्रू फॉर कोरिया। कोरियन क्यों आके यहाँ पे दुबई में जॉब करेगा भाई? उसके मुल्क में जॉब की कोई कमी है? बिल्कुल यही चीज़ है कि विद इन द कंट्री अगर हम जॉब क्रिएशन करते हैं, मेन कंसर्न ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान पे ट्रेस करके जब इन्वेस्टमेंट्स भेजेंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक साइकिल मूव ऑन होना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, फ्लरिशमेंट होती है, तो जॉब क्रिएशन भी बढ़ती है। जैसे ही जॉब क्रिएशन होगी तो डेफिनेटली जितनी भी यूथ हमारी ओवर पॉपुलेटेड हो रही है, जिसको हम देख रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतने ही बिल्डिंग्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में टीचिंग उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से बहुत सारी इस तरह की डिफरेंट नीड्स हैं, जिसमें आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को ले लें, जिसमें आप कंजम्पशन को ले लें, डिफरेंट जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो ये बहुत ह्यूज पोटेंशियल लगता है। आप देखें एशियंस रीजन मोस्टली जब भी हम कोई मैगजीन्स उठा के देखें, कोई देखें, तो बात यही की जाती है अब इंडिया, चाइना, ये जो जी बिल्कुल एशिया का टाइम हमें नजर आता है। सबसे बड़ा इसका मेन कंसर्न ये है कि ह्यूजली पॉपुलेटेड है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले तक 1 बिलियन की जो पॉपुलेशन हो गई थी चाइना की, बहुत बड़ी बर्डन नजर आती थी। 92 तक आप देख लें कि हेवी पॉपुलेशन, नो जॉब्स। सोशलिज्म आने के बाद से, कम्युनिज्म आने के बाद से सारे पढ़े लिखे लोग वहाँ से भाग गए, बिल्कुल ही इंटरप्राइज ख़त्म हो गया वहाँ, और कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को मारा गया वहाँ पे। लेकिन 92 के बाद डेंग ज़ोपिंग ने ऐसे रिफॉर्म्स लाए, खुद बहुत बड़ा कम्युनिस्ट था वो, कि उसने कहा जी फ्री ट्रेड जोन्स बना दो, हमें जॉब क्रिएशन से मतलब है, हमें टैक्स वैक्स कुछ नहीं चाहिए, हमें दैट्स नॉट अवर कंसर्न इज गिविंग जॉब्स टू अवर पीपल। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग हांगकॉन्ग में बैठे, हांगकॉन्ग तो ओवर सैचुरेटेड हो चुका है, व्हाई डोंट यू क्रिएट अनदर हांगकॉन्ग इनसाइड चाइना?
ये मैंने अपने आंखों से खुद देखा हुआ है ग्रोथ होते हुए। ठीक ठीक हांगकांग के अंदर ही उन्होंने कहा वही फैसिलिटी जो हांगकांग में हम आपको यहाँ दे देते हैं, ख़त्म हो गई बात, यही चाहिए ना आपको। जी जी। तो फ्री ट्रेड जोन्स बनाए जिसमें बहुत लीस्ट गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, कम्युनिस्ट पार्टी डजंट गो देयर। और आपने देखा कि ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाज नोबल, ही डिडंट मेक इट, उसने कहा बस अपने बच्चों को नौकरी मिल जाए। हालांकि वो इतना बड़ा कम्युनिस्ट था, एंटी कैपिटलिज्म था। 17 साल की उम्र से उसने अपनी जद्दोजहद शुरू की। एट द एज ऑफ 67 ही सेड कि सॉरी आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन। उसको अना का मसला नहीं बनाया उसने, अपनी इज्जत का मसला नहीं बनाया उसने, कहा आवाम के लिए जो फायदा है वो करो। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट्स उससे खुश नहीं हुए, जाहिर है उनकी दस्तरस से वो जगह निकल गई। कम्युनिस्ट पार्टी उससे खुश नहीं थी, उसको मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसने कहा नहीं, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, अदरवाइज हमारे बच्चे एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। यही रीज़न है, उन्होंने अपनी जो नेगेटिव साइड समझी जा रही थी कि ह्यूज पॉपुलेशन है, उसी को उसको कैपिटलाइज किया, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया उन्होंने। और हम भी इस पे कैपिटलाइज कर सकते हैं, हमारी बहुत ह्यूज पोटेंशियल मार्केट है, हमारी पोटेंशियल मार्केट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हमें चाइना से ज़्यादा एडवांटेज ये है कि हमें हमारे लोग अच्छे, हेल्दी, लंबे चौड़े हैं। 6th लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन हमारी है। चाइना में तो कोई अंग्रेजी आज भी नहीं जानता, बड़े मुश्किल से वो स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल। तो वी हैव मोर एडवांटेजेस इन दैट सेंस। एक यहाँ अगर थोड़े से हालात सही कर दिए जाए तो बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ सकती है। अब वो आप इसी की बात कर रहे हैं, हम अगर इसकी बात करें कि आउटसोर्सिंग का काम हाँ, जो इंडिया में हाँ, बहुत हाँ, फ्लरिश हुआ है, जी जी, वो जिससे जॉब क्रिएशन काफ़ी हुई है। इसका मेन रीज़न ही ये है कि आप जॉब क्रिएशन तब करते हैं जब आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आप उन एक्सपर्टीज़ को चीपेस्ट प्राइस के ऊपर कम्पीट करते हैं, और प्लस उस चीपेस्ट प्राइस के ऊपर आप एफिशिएंटली वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया इसलिए इस मामले में कामयाब रहा कि वहाँ के लोग अंग्रेजी जानते हैं। पाकिस्तान में इसी अंग्रेजी वाली बात हम लोग भी अंग्रेजी जानते हैं, हमारी एक्सेंट भी उनसे बेहतर है इंडियन से, मगर हम अभी तक कैपिटलाइज नहीं कर पाए, लेकिन कभी न कभी हम करेंगे ज़रूर। कैपिटलाइजेशन हो रही है, बहुत स्लो है, इसलिए हमें थोड़ा इतना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान शुड वर्क ऑन इट। देखिए ना, जो कॉस्ट डिफरेंशियल है बिटवीन से, वही अगर कॉल सेंटर आप यूके में चलाएं या इवन दुबई में चलाएं, उससे आप 1/3 1/10 प्राइस पे यहाँ चला सकते हैं। तो बिजनेसमैन तो फ़ायदा देखेगा, बिजनेसमैन तो अपना कॉस्ट कटिंग देखेगा। जिस बैंक के लिए मैं काम करता था, दुनिया का 2nd बिगेस्ट बैंक, उसने तमाम अपनी प्रोसेसिंग जो है ना इंडिया में शिफ्ट कर दी थी। डेटाबेस हर चीज़, क्योंकि सस्ता था, सिंपल जो लॉजिक। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ब्रिटिश कंपनी है तो हम क्यों वहाँ लगाएं, नहीं, ब्रिटेन में उनकी जॉब कट हो गई, यहाँ बढ़ गई। तो ये हमें एडवांटेजेस हैं, इंशाल्लाह इसको हम कैपिटलाइज ज़रूर करेंगे आज न कल। बिल्कुल। अच्छा, एक दो और ख़बरें पे आपसे मैं लेना चाहता हूँ। एक जो अलार्मिंग खबर आज आई है, जुलाई दिसंबर बजट डेफिसिट राइजेस टू 532 बिलियन अगेंस्ट 490 बिलियन इन द पास्ट। इसको आप क्या देख रहे हैं, ये जो डेफिसिट बढ़ते ही चला जा रहा है, हाउ वी विल फंड इट, हाउ दिस कंट्री विल रन अगर इस तरह से डेफिसिट बढ़ता चला गया? देखिए, डेफिसिट का इशू बहुत पुराना हो चुका है पाकिस्तान में, मतलब हमेशा से रहा। हम तो यही सुनते हुए आ रहे हैं कि हमेशा पाकिस्तान जब भी बजट के करीब पहुंचता है, बजट डेफिसिट शूट हो रहा है, प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हो रहा है। अगर आप 47 से अब तक देखें तो हमारा एक्सपोर्ट हमेशा बहुत आधे लेवल पे रहा है इंपोर्ट से। बिल्कुल। इसी पे एक बात बाहर कही जाती है कि पाकिस्तान के कुछ लोग बड़ी गैरतमंदी और इसकी बातें करते हैं, लेकिन जब आप फॉरेन एड पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, इन फॉरेन एक्सचेंज साइड पे भी और इंटरनली भी, तो फिर आपकी गैरत तो नहीं रहेगी। ये जो हम एंटी अमेरिका बातें करें, एंटी वेस्ट बातें करें, लेकिन जब तक वी डोंट फिक्स अवर हाउस, कोई आदमी के घर का खर्चा ज़्यादा हो और आमदनी उसकी कम हो, और वो अपनी याशियाँ ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, और वो मोहल्ले से हर जगह से जाके भीख मांगता फिरे, अब फिर कहे कि जो मैं बड़ा गैरतमंद हूँ, तो बेकार बात है ना। पहले तो अपने खर्चे और आमदनी को बराबर करो। मेन वही कंसर्न है, हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में लैकिंग है। हम प्लानिंग में लैग इसलिए करते हैं बिकॉज वी डोंट एम फॉर द बेस्ट। जब तक विलिंगनेस नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जब भी ये बात की जाती है तो माय आंसर इज जस्ट वन सिंगल आंसर, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देयर इज अ वे, हाँ, ठीक है। तो हमारी विलिंगनेस है, वी कैन डू इट। बहुत सारे आपने देखा होगा, चाइना की अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक जब ज़माने में बिल्कुल रेवोल्यूशन आया था तो उन्होंने पानी और चनों पे गुजारा किया था। हाँ, राइट। सो वी कैन डू दिस, कंट्री कैन डू दिस। रेवोल्यूशन की अगर ज़रूरत है तो वी कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा जो है वो बहुत मुश्किल से रोटी अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। तो जब इतनी फ्रस्ट्रेशन लेवल ऑलरेडी हो चुकी है तो व्हाई नॉट टू गो अहेड और गो फॉर इट।
तो व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारी विलिंगनेस अगर है तो हम इस प्लानिंग करके उसको प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर, बट व्हेन देयर इज नो विल हम अपनी अय्याशियाँ इसको अगर साइडलाइन नहीं करेंगे तो हम एक्सपेंसेस को कट डाउन नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आई वाज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईरान एंड इराक एज ए बैंकर। इराक में उन्होंने अपनी याशी कम नहीं की, जो उनकी जंग चली 10 साल की, $40 बिलियन उन्होंने अरबों से कर्जा ले लिया, जिसके ऊपर सद्दाम से आखिर में कुवैत की लड़ाई हुई और यूएई की लड़ाई हुई, बड़ा खलफशार हुआ। एट द सेम टाइम ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ चुका था। उन्होंने कहा जी वही चना रोटी खाने, उन्होंने कहा चना रोटी खाओ लेकिन हम किसी से एड लेंगे ना, हम कोई बजट डेफिसिट करेंगे ना हम कोई फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट करेंगे। उधर मेरा काम था कि अलसीज को कंफर्म करता था मैं, इराक की ईरान की। ईरान ने थ्रू आउट दिस क्राइसिस पीरियड ऑफ 10 साल का जो वहाँ जंग चला इराक ईरान का, 5 बिलियन से कम रिजर्व कभी नहीं रखा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में। उस पर हम लोग नज़र रखते थे। अगर 5 बिलियन पड़ा तो हमें पता है कि 10 बिलियन की एलसी पे हो जाएगी। इराक डिफॉल्टेड, इतना 40 बिलियन मिलने के बावजूद डिफ़ॉल्ट कर गया। ईरान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया कि उसने चना और रोटी खाया और इराक में याशी होती रही जंग के दौरान भी। तो ये आप सही कह रहे हैं कि अगर विल हो तो वी कैन रियली कट डाउन आवर एक्सपेंसेस। कोई ज़रूरत नहीं कि हम इतना शानदार प्रेसिडेंट हाउस, इतना शानदार हम प्राइम मिनिस्टर हाउस रखें, सिंपल हाउसेस रखें जैसे अहमदीनेजाद ने रखा हुआ इस वक्त। बिल्कुल ही मामूली सा घर है, लोग जाते हैं देख के और इम्प्रेस्ड होके आते हैं, दिल से उसके इज्जत बढ़ती है, ना कि जाके देखें फ़कीर मुल्क जो 47 से हम लोग भीख मांग रहे हैं दुनिया से और कहते हैं जी गैरतमंद गैरतमंद। किस बात की गैरतमंदी भाई? आप थ्रू आउट भीख पे गुजारा कर रहे हो और कहते हो कि बड़े गैरतमंद है, आप बेहतरीन सूट पहन के बेहतरीन महल में बैठ के आप भीख मांग रहे हो। तो हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए इस तरह का कि सिंप्लीफाई करें अपने कॉस्ट को। There is a will, there is a way. There is the only single answer to it. अच्छा, एक और ख़बर पे आपसे मैं कमेंट लेना चाहता हूँ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कारोबार। ये जो साउदर्न गैस है उसके रिज़ल्ट आज एक्सपेक्टेड हैं और दे आर एक्सपेक्टेड टू बी 27% लो। उसकी जो वजह बता रहे हैं कि अनअकाउंटेड फॉर गैस यानी कि बेसिकली लीकेजेस वो 121% बढ़ गए टू द एक्सटेंट ऑफ तकरीबन 2 बिलियन। और दूसरा ये बताया कि इंटरेस्ट कॉस्ट उनके जो है ना काफ़ी बढ़ गई है, 50% इंक्रीज़ हुई है। तो इसको क्या देखते हैं, साउदर्न गैस को क्या हो रहा है, कहाँ क्या उसमें और प्रॉब्लम क्या है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो सर्कुलर डेट का इशू, सर्कुलर डेट की वजह से इनको बोरिंग करनी पड़ी, बोरिंग करनी पड़ी बिल्कुल डेफिनेटली। जब 50% पेमेंट्स नहीं होगी increase तो वहाँ हो कैश फ्लो उनका ऑलरेडी अलाइन नहीं होता है। जब कैश फ्लो पेमेंट्स साइकिल में मूव अकॉर्डिंगली नहीं होती तो डेफिनेटली दे हैव टू रिलाई ऑन द गैस, ठीक है। तो वो बोरिंग की बेसिस पे रिलाई करते हैं। फर्दर अगर हम बात करें लीकेजेस की तो अगेन वी हैव विटनेस बहुत सारे 121% इंक्रीज विद इन अ ईयर। देखें उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द फैक्टर इज कि यस देयर इज टेररिज्म, ब्लास्ट कर दिए जाते हैं, ये सारे इश्यूज अपनी फैक्टर हैं, बिल्कुल वो फैक्टर्स हैं। और प्लस आप खुद सोचें अगर कोई ऑलरेडी पाइपलाइन बिछी हुई है उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है, उसको दोबारा रेक्टिफाई, उसको रिपेयर करना, ये सारी चीज़ तो डेफिनेटली उसको कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट इनकर होने लगती है। ये सारे फैक्टर्स सब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे बड़ी अच्छी बात हुई, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाज़रीन, इज़ अवर स्टॉक मार्केट ओवर रेगुलेटेड पे हमने ये बात की। मोहसिन साहब ने कहा कि इंडीड ये जो 2010 में कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया उसकी ज़रूरत नहीं थी, उससे बहुत नुकसान हुआ और उसके गलत होने का सबूत यही है कि उसको विड्रॉ किया जा रहा है। होपफुली एसआरओ जल्द से जल्द आ जाए और ये जो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाए तो स्टॉक मार्केट अपने नॉर्मल लेवल पे आए। उनका ये कहना है कि फंडामेंटली अवर मार्केट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अंडर प्राइज्ड है, इसको और इम्प्रूव हो सकता है अगर हम और तरीके से चलाएं। दूसरी बात हमने की कि जो अभी पेनिट्रेशन है स्टॉक मार्केट का, स्टॉक अकाउंट होल्डिंग का बहुत कम है, सिर्फ 8 लाख लोगों के पास अकाउंट है। हमें ये 8 करोड़ पे इसको लेके जाना है। इसके लिए मोहसिन साहब के जैसे कंपनीज़ के ब्रांचेस मेरे ख्याल में गाँव-गाँव में होने चाहिए, छोटे छोटे शहरों में होने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से हमें ना लोगों को अवेयर करना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका इन्वेस्टमेंट आपके बुढ़ापे का सहारा है। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मोबाइल पे आजकल आप स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं और अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। कोई अब लिमिटेशन नहीं रही कि शहर वाला ही कर सकता है, गांव वाला भी अब आराम से इन्वेस्ट कर सकता है। गांव में पैसे हैं, वहां हमें पहुंचना है। हमने 1-2-3 रिजल्ट पे बात की तो POL का रिजल्ट हमने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है बिकॉज क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो गुड प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड। साउदर्न की हमने बात की तो वहाँ उनका ये कहना था कि सर्कुलर डेट की वजह से उनके जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती चली जा रही है।
अगर सर्कुलर डेट को ख़त्म कर दिया जाए तो उनके हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।